वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था दैट वी विल बी स्टार्टिंग अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स। मुझे लगा कि rather than picking one topic we I should actually explain all the topics because all the topics are very necessary to become an aware citizen। और इसलिए वीकली बेसिस पे ये वीडियोस होंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे के भी इसमें करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी चल रहे होंगे उसके बारे में ये वीडियो होगा। और ये करंट अफेयर्स हम क्विकली देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो इस वीक हम 23 मई से हम न्यूज़ देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट से वापस अभी लोअर कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इस केस को अंडरस्टैंड करते हैं। जो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व होता है वो अलग चीज़ है, बट वी शुड नो द बेसिक्स। सो ज्ञानव्यापी ये एक मॉस्क है और यूपी में, जिसको औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट किया था इन 1669। ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि वहाँ पे पहले टोडरमल ने एक विश्वेश्वरा टेम्पल बनाया था और इसलिए आज उसके अंदर एक शिवलिंग मिली है हमको। तो इसके लिए फिर अभी बाद में कई बार 1991 में 1993 में उसके ऊपर सूट फाइल हुई कि हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे होके इसको ये किया जाए, इसको सर्वे करके ये जो मॉस्क की प्लेस है वो वापस उसी टेम्पल को दी जाए और जो शिवलिंग है उसको हिंदू टेम्पल बना के वो प्लेस ऑफ वर्शिप किया जाए। तो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे एक लॉ बनाया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत ये है कि जो भी आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे थे, यानी मॉस्क की जगह पे मॉस्क या फिर जैन टेम्पल की जगह जैन टेम्पल या हिंदू टेम्पल की जगह हिंदू टेम्पल, तो जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे वैसे ही उनको रिटेन किया जाएगा, एक्सेप्ट अ फ्यू, जिसमें राम मंदिर वाला जो केस भी था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो केस था उसको छोड़ के बाकी सब का वही उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो होगा। तो जब कोर्ट्स ने ऑर्डर दिए कि एक पिटीशन फाइल करके आया था कोर्ट के पास लोगों के द्वारा, तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका सर्वे हो गया और फिर इसको हम देखेंगे कि इसको हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट करना है या मुस्लिम में, तब ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और ये दूसरी ओर से आवाज़ आई कि अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या ये आपको यानी कोर्ट को भी ये परमिशन देता है कि वो अभी एक रिलीजियस एंटिटी का कैरेक्टर चेंज कर सकता है। तो ये ऐसा सर्वे है और ये ऐसी केस है। वाराणसी हाई कोर्ट इस पे जजमेंट देगा अभी, तो वो देखते हैं जो भी आएगा जजमेंट नेक्स्ट वीक में ज़रूर पता चलेगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है इस वीक में वो है आर्टिकल 142 ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो एक्सरसाइज करी है, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करी है। आर्टिकल 142 कहता है कि इट गिव्स इमेंस पावर टू हाई कोर्ट टू इंटरवीन और टू पास एनी लेजिस्लेशन और टू पास एनी ऑर्डर सो एज टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। मतलब कि अगर कोर्ट को लगे कि इस मामले में हमको दखलअंदाजी करना ज़रूरी है या फिर हमें इस पे एक ऑर्डर पास करना है तो वो कर सकता है टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। मतलब पूरा न्याय मिलने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी केस को, किसी इंसान को या किसको भी पूरा न्याय मिलने के लिए कोर्ट अपना जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो अलग छोड़ के अपनी तरफ से एक रेगुलेशन या फिर ऑर्डर के रूप में पास कर सकता है। और इस चीज़ के इस वीक में दो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं हमें। सबसे पहला है कि एससी रिलीजेस एजी पेरारीवेलन कन्विक्ट। अभी ये एजी पेरारीवेलन कौन था, तो वो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में एक विक्टिम था जिसको वो जो कन्विक्ट हो गया था और उसका केस, मतलब उसके केस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया क्योंकि वो बार बार प्ली पिटीशन प्रेसिडेंट के पास फाइल करता था और इसकी वजह से जो फाइनल उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर जो डेथ का सेंटेंस दिया था
वो उसका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट एट द एंड ही वॉज फाउंड कि उसका इतना मतलब ये नहीं था उस केस में, उस इंसिडेंट में, बट उसने फिर भी 31 ईयर्स की सज़ा काटी। तो कोर्ट ने अपनी ओर से ये कहा कि दे विल रिलीज द प्रिजनर, क्योंकि अननेसेसरली उसने 31 ईयर्स की सज़ा तो काट चुकी है। तो इसमें हमको दिखता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कितना बड़ा वॉइड है और वो कितना डिलेड एंड स्लो प्रोसेस है। और जो भी मेंटली टॉर्चर एक अलग चीज़ होती है जेल में, बट जो मेंटल लैग होता है किसी भी इंसान का, वो और तुम्हारे लाइफ के जो बर्बाद हुए साल है वो हम वापस नहीं ला सकते। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में जो क्रिमिनल केसेस का जो एग्जीक्यूशन है, यानी उस वो सब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस हो, ताकि जो इंसान बेकसूर है उसको अननेसेसरीली जेल की सज़ा ना मिले और लाइफ बर्बाद ना हो। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ऐसे ही पिटीशन से आया है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्स वर्कर्स को का अपना एक राइट है, एंड ये उनका एक काम यानी वर्क के इसमें उनको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के अंडर उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको भी सेफगार्ड करना चाहिए। तो ये भी अंडर आर्टिकल 142 ये खुद ही कोर्ट ने उनकी ओर से ये जारी किया है। नंबर 3 है हमारा एनवायरनमेंट पे टॉपिक है, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और बहुत ही आई ओपनर टॉपिक है, सो इट्स अ मस्ट डिस्कसिंग। तो इसमें है कार्बन फुटप्रिंट कॉस्ट। हमारा 2021-22 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अराउंड $50 बिलियन का हुआ, और ये हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में राइस, व्हीट आज बहुत ज़्यादा डिमांड में है। शुगर के हम टॉप सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और वैसे ही अगर हम देखें तो इंडिया जैसे जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा हम बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आता है। इंडिया इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज ऑफ कोर्स अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंट्री, बट ये टॉपिक में हमको ये जानना है कि क्या वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वर्थ इट है, और क्या वो हमारे इंडिया को सस्टेनेबल एज वेल एज इकोनॉमिकली हमको हेल्प करेगा। तो बात ये है कि नहीं। आज देखते हैं तो हमारे इसमें हम सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट होता है और शुगर होता है और व्हीट होता है। अभी व्हीट को ज़्यादा पानी नहीं लगता, बट स्टिल ये राइस और शुगर केन दो ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है ग्रो करने के लिए। वाटर किसी भी कंट्री में, इंडिया में ही नहीं किसी भी कंट्री में एक स्केर्स रिसोर्स है, और कितने हम ग्रो करने के लिए कितना वाटर एक्सपोर्ट करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। इसलिए राइस और व्हीट या एनी अदर सच काइंड ऑफ क्रॉप्स को हम वाटर गजलर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी राइस 1 kg राइस के लिए हमें 3000 से 5000 लीटर वाटर लगता है, और वही शुगर केन के लिए 1 kg शुगर के लिए 2000 लीटर वाटर। तो अगर हम इतना टन, लैक्स एंड लैक्स ऑफ टन में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम अपने रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते हैं? Yes, we do, and we endanger our natural resources. तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एट व्हाट एक्सपेंस, क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में भी आज हमारे इंटरनेशनल रुपी की वैल्यू गिर रही है, यानी हमारे मतलब हमको अगर ज़्यादा एक सपोज 10 kg राइस एक्सपोर्ट करके हमें $100 मिल रहे हैं, सपोज इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो आज अगर रुपीस गिर रहा है या फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर बाहर जो भी चल रहा है या फिर कमोडिटी की भी प्राइस गिर रही है, तो अगर वही हमको मतलब 12 kg राइस एक्सपोर्ट करके आज की डेट में हमें $100 मिल रहा है, तो ये कितना अफोर्डेबल है? क्या हमको फिर रियली एक्सपोर्ट ही करना चाहिए? तो ये सोचने वाली बात है, और इसके लिए हमें ऑल्टरनेट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू सेव आवर एग्रीकल्चर
और एंड टू रिटेन आवर एक्सपोर्ट्स इन अ सस्टेनेबल वे, ये करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास है इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, फिर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स के वजह हमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करनी चाहिए, वेटलैंड एज वेल एज ड्राई लैंड फार्मिंग को एम्फोसाइज करने चाहिए, ऑयल सीड्स, पल्सेस, सीरियल जो कि वाटर जो कि ड्राई एरियाज में भी आते हैं उनको हमें ग्रो करना चाहिए। इसी सीरियस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंट 2 स्टेप्स लिए हैं, जिसमें किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में 7,000 प्रति एकड़ दिया जाता है। और वो 2 स्कीम्स ये है, मेरा पानी मेरी विरासत, यानी राइस को छोड़ के अब दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट होने के लिए सरकार हरियाणा गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश देती है फार्मर्स के लिए। और दूसरा है खेती खाली फिर भी खुशहाली। आजकल हम प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्टिविटी पे नहीं। तो किसान तो कोई भी सीजन खाली नहीं छोड़ता, लैंड फैलोइंग नहीं होता क्योंकि पैसे की भी कमी होती है, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन नेसेसरी है। बट इसी के लिए इस हरियाणा गवर्नमेंट ने 7,000 प्रति एकड़ इसके लिए भी दिया है कि एक सीजन तो आप खाली रखिए अपना लैंड। तीसरा है एसबीआई ने एक जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग है वैसे ही एक स्टॉक्स में इलीगल एक्टिविटी घोषित की है जिसका नाम है फ्रंट रनिंग। तो फ्रंट रनिंग क्या होता है कि परचेसिंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजैक्शन दैट विल अफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स पहले ही उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनीज के रिलेटेड जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बेसिस पे वो म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत बड़े अमाउंट में, मतलब उनके पास सभी लोगों के अकाउंट्स होते हैं मैनेज करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बड़े इस पे किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं। तो इतने बड़े इसमें शेयर लेने के बाद क्या होता है, एक्चुअल में उनके शेयर लेने की वजह से जो छोटे मोटे अलग इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स हैं तो उनके इसमें अफेक्ट होता है, क्योंकि उनके लेने या बेचने से वो शेयर प्राइस फिर इनिशियली अफेक्ट होने लगती है, जिसका फिर रिपरकशंस ये जो स्मॉल और इंडिविजुअल ट्रेडर्स है उनको देखने को मिलता है। तो इसके लिए सेबी ने इन फ्रंट रनर्स के लिए भी ये इलीगल एक्शन है ऐसा भी वो लॉ ले आएंगे। चौथा एक पॉइंट है जिसका नाम है लुकआउट सर्क्यूलर। तो लुकआउट सर्क्यूलर क्या होता है, वो एक ऐसा डेजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि वो प्रोहिबिट करता है एनी पर्सन टू लीव द कंट्री बाय एनी मीन्स। तो उसमें क्या होता है, वो इंडिविजुअल पुलिस को वांटेड रहता है और ऑन द एक्शंस और ऑन द ऑर्डर ऑफ, भले वो सीबीआई हो, डीआरआई हो, इनकम टैक्स, पुलिस, इन सबके ये सब लोग ये एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर इशू कर सकते हैं और उसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को कंट्री छोड़ने से मना कर सकते हैं। बट क्यों उनको कंट्री छोड़ने से मना कर रहे हैं, इसका रीज़न किसी को भी और उस पर्सन को भी नहीं पता चलेगा। यानी जैसा है हमारा कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अंडर द नॉर्मल कोर्ट्स, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उस पर्सन को रीज़न बताना पड़ता है कि तुमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो वैसा इस लुकआउट सर्कुलर में एक्सेप्शन है। और ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो एलओसी है लुकआउट सर्कुलर, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं हो सकता, जिसके अंदर रीजंस होते हैं कौन से पर्सन को क्यों कंट्री के बाहर छोड़ने, कंट्री के बाहर वो जा नहीं सकता। और ये केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा है। पांचवा हमारा जो बहुत ही न्यूज़ में अभी टॉपिक चल रहा है उसका नाम है टोक्यो समिट, जो कि अभी हुई है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे टोक्यो में जाके इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और जिसमें हमारे क्वाड मेंबर्स प्लस 12 एशियन कंट्रीज़ और न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये 2 कंट्रीज़ भी उसमें शामिल है। तो ये समिट एक्चुअली बहुत सारे एरियाज़ पे हमें मिलके कोऑपरेटिव वर्क करने के लिए है। तो सबसे पहले इस चीज़ में हम जानते हैं कि इसमें क्वाड क्या है, क्वाड के 4 कंट्रीज़ कौन से हैं। तो 2007 में शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो उन्होंने एक आइडिया पुट फोर्थ की थी कि द कंट्री शुड कम टुगेदर इन द इंडो पैसिफिक।
तो वैसे हम 3 कंट्रीज आ भी गए थे, जिसमें थे जापान, चाइना एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और फिर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एग्जिट के बाद वो थोड़ा होल्ड पे चला गया था, बट जैसे ही 2017 से चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है पूरे इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी एंड इवन ऑन द कंट्रीज अलोंग, तो इसके लिए फिर यूएस ने भी इस क्वाड को ज्वाइन करके रिवाइव किया। इसका विजन है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत स्ट्रेटेजिक रीजन है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, फॉर स्मूथ ट्रेड, फॉर इंटरेक्शन एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए जो कि हमारा रेगुलेटेड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो इस रीजन में हमको बनाए रखना है, और इसके लिए ये चारों कंट्रीज एक साथ आए हैं। और ऐसा मानते हैं कि अभी भी जो टोक्यो समिट थी और जो बाकी के 12 एशियन कंट्रीज एंड 2 कंट्रीज अदर जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनका ये भी एक मेन एम था कि काउंटर द चाइनीज एग्रेशन, तो ये भी था। बट इसके अलावा ये कौन कौन से एरियाज पे वर्क करने वाले हैं, तो वो है ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, decarbonization and infrastructure, technology, mobilizing finance, टैक्स एंड एंटी करप्शन। सो इन सब एरियाज पे भी वो वर्क करने वाले हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम देख सकते हैं डायलॉग हुआ है, जिसके तहत हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे डिप्लोमेटिकली हम ये सब जियोपॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट होगा। सो इसके ऊपर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। 6th जो इम्पॉर्टेंट आजकल बहुत न्यूज़ में है वो है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस आ गया है, और ये एक्चुअली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से इमर्ज हुआ है, यानी बॉर्न हुआ है। बट हम देखते हैं कि ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या। तो मंकी पॉक्स वायरस ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी वो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन थैंकफुली ये थोड़ी लेस सीवियर है। क्यों? इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों कोरोना वायरस जो है कोविड वाला वो और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी ये जो मंकी पॉक्स है वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है वो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कोविड का जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 वो है आरएनए बेस्ड होने के कारण उसमें कॉन्टिन्यूस म्यूटेशन होता है, वो अनस्टेबल होता है, जिसके वजह से हम उस पर अभी तक मेडिसिन या फिर एक प्रॉपर फिक्स्ड मेडिसिन नहीं बना पाए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, इन्फेक्ट होता है, रेजिस्ट करता है अपने आप को कोई भी एडवर्सिटी से, और ईजिली ट्रांसमिट होता है। जिसके कंप्लीट अपोजिट है हमारा ये मंकी पॉक्स वायरस। ये डीएनए बेस्ड वायरस है, यानी वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, उसके जो जीन म्यूटेशंस है वो नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन है, और इसकी वजह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी वजह से इसको लेस सीवियर बोला गया है। अभी इसके जो सिम्टम्स यानी पेशेंट्स देखे गए हैं वो है यूएसए, कनाडा, यूरोप में ज़्यादा है, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में। और इसके जो सिम्टम्स है वो है फीवर, रैशेस, और जैसा कि हम सब पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे लम्स बन जाते हैं बॉडी पे, और ये अराउंड 4 वीक्स तक वो चलता है वो वायरस। अगर आपको मतलब किसी को भी इन्फेक्ट करता है तो वो 4 वीक्स तक उसको वो होता है, दिखता है। और इसका मेजर अभी ट्रीटमेंट फिलहाल यही है कि वो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो देके पेशेंट्स का ऑटोमेटिकली भी ओवर द टाइम वो डिक्रीज होते जाता है, और स्मॉल पॉक्स ही इसके लिए अभी वैक्सीन है। तो यही है, पर हमको इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। Precaution is always better than cure, so stay hygienic and follow all the COVID norms. 7th जो important topic है वो है पुलिस एनकाउंटर्स अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी किसी भी कंट्री को स्मूथली फंक्शन करने के लिए नॉट ओनली द 4 पिलर्स एंड द 3 ऑर्गन्स, यानी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, बट ऑल्सो द लोअर बॉडीज़ का गवर्नेंस भी उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में ऐसा पुलिस के द्वारा विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, नॉर्म्स, इन्वेस्टिगेशन, ऐसा एनकाउंटर्स ये एक
सैड रियलिटी होती जा रही है, क्योंकि अराउंड यूपी में 140 डेथ्स जो है वो अभी तक कॉज किए गए हैं। पूरे इंडिया का आंकड़ा अलग है। तो ये जो ऐसा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर रन केस में जब क्रिमिनल्स भाग जाते हैं, तो उस केस में एट एक्सेप्शनल केसेस जब पुलिस के अपने खुद के लाइफ पे हार्म होता है या फिर वो बहुत भाग जाता है, तो उस टाइम पे दे कैन फायर, but and the encounter is considerable by giving proper reasons. तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन 1999 ने भी ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स टू फॉलो द केस ऑफ डेथ इन एनकाउंटर ऐसे प्रोसीजर्स दिए हैं जो येट टू फॉलो है। बट इट इज़ अ सैड थिंग दैट पुलिस आर डूइंग देयर एनकाउंटर्स ऑन देयर ओन। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मासूम लोग हैं उनकी भी जान जा सकती है। और हमारे न्याय व्यवस्था में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी एक बेकसूर को भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में या फिर क्रिमिनल सिस्टम में बेवजह सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये थे मेजर डिस्कसिंग टॉपिक्स जो कि लॉजिकली और रीजनली हमको डिस्कस करने चाहिए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं क्विकली द मेजर स्मॉल टॉपिक्स जिसके बारे में जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका सबसे पहला है PFI विच इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 2007 में ये केरला में ये इवॉल्व हुआ था अंडर SDPI। तो ये क्या है, ये एक वायलेंस प्रमोटिंग एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी का ग्रुप बन गया है जिसमें कम्युनल वायलेंस के जो वो प्रमोट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मतलब मुस्लिम्स, ट्राइबल्स और जो OBC दलित है उन लोगों को जस्टिस देने के लिए ये हेट्रेड और वायलेंस ये सब सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं। दूसरा है कि अभी अकाल तख्त है उनको गोल्डन टेम्पल से और पूरे गुरुद्वारे से वगैरह हारमोनियम्स रिमूव होते चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, हारमोनियम जो है जो हम सुनते आ रहे हैं कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, बट सरप्राइजिंगली इट हैज़ नॉट इवॉल्व्ड इन इंडिया, इन्वेंटेड इन इंडिया। हारमोनियम एक यूरोपियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इन 1875 द्वारकानाथ गोडसे ने कोलकाता में उसका अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाइल उसको रीडिफाइन करके हमारे जो प्रेजेंट फॉर्म है उस फॉर्म में लाया है। और उनका फिर इसलिए और वो गोल्डन टेम्पल में 1901 से यूज़ होता है। तो वही अकाल तख्त का ये मांग है कि सिंस इट इज़ नॉट आर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट, तो हमें ये गोल्डन टेम्पल से निकालना चाहिए और उसकी वजह जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका यूज़ हमें भजन और इस सब में यूज़ करना चाहिए। According to the global e-waste report, India produces 2 million tons of waste annually, and it ranks 5th in e-waste production. तो इसके लिए हम अभी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि the consumer goods industry now will have to recycle और bring back 60% of the produce। सबसे पहले ई-वेस्ट क्या होता है, तो जो हमारे मोबाइल है, कंप्यूटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे हमारा ओवन है, फ्रिज है, इन सब जैसे आइटम्स का जो वेस्ट पाइलअप हो जा रहा है उसके खिलाफ हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे हमको बनाना चाहिए। और इसके लिए ये नॉर्म है कि 60% जो भी प्रोडक्शन है कंपनी का उनको वो रिसाइकल करने की जिम्मेदारी उनकी। उसको ये भी बोलते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज व्हाट यू थ्रो यू नीड टू रिसाइकल इट बैक फॉर द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सरकार की या फिर लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी होप कि ये जल्द से जल्द पूरे इंडिया में लागू हो। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बोला गया है कि इंडिया में ड्यू टू कोविड $10.5 बिलियन का डेंट हुआ है, यानी लॉस ऑफ 3.19% ऑफ द GDP। यानी उन्होंने बोला गया है इस रिपोर्ट से
कि कोविड में पूरी एजुकेशन सिस्टम बंद थी। हमारे इसमें बहुत ही बड़ा कंट्री में डिजिटल डिवाइड है, जो कि उन सभी मैक्सिमम 70% ऑफ द चिल्ड्रन, 70 नहीं 80%, 80 to 90% ऑफ द चिल्ड्रन को डिवॉइड ऑफ द एजुकेशन कर देता है। और जिनके पास कोई भी डिजिटल मीन्स नहीं है तो वो उन्होंने तो 2 साल कुछ किया ही नहीं। और इसका इन्होंने बहुत ही अच्छा ये रिपोर्ट तैयार किया है कि हमारे इंडिया में अराउंड 65% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आगे भी अगर हमारे इंडिया का जीडीपी हम ग्रोथ या फिर उसका जो भी आगे का स्टैटिस्टिक्स है तो वो हमारे यूथ पे डिपेंड होगा। और आज जो 2 साल हमारे यूथ अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड रह गए हैं तो उसका ये लॉस बताया गया है, जो कि है 3.19% ऑफ द जीडीपी। मतलब ये इतना जीडीपी को अफेक्ट करेगा। उन्होंने बोला है कि लर्निंग लॉस जो है इज इक्वल टू द अर्निंग लॉस। मतलब जितना वो उन्होंने कम पढ़ाई की, जितना वो अभी अनएजुकेटेड रहे, उतना ही उनको आगे जाके अर्निंग यानी पैसा कमाने का लॉस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक मैसेज है कि जो भी अभी हमारे इसमें कोविड की वजह से गैप क्रिएट हुआ है तो इसको हम क्विकली हम भरे, हम एजुकेशन सिस्टम वापस स्मूथली रन करें। और बेसिकली टीचर्स की ये जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की कि वो घर में और स्कूल्स में बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट करें। प्रैक्टिकल एजुकेशन इज मस्ट। एक ये हेल्थ सिस्टम को लेके इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमारे इंडिया में पोलियो का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो रन होता है, क्योंकि पोलियो इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ विच हैपन्स इन चिल्ड्रन। तो उसके लिए हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया है। बट पोलियो से चिल्ड्रन इन्फेक्ट होने के चांसेस 1% है, और वो 1% डिफेक्टेड या डिसेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं। बट सिंस 2015 हमारी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि मीजल्स और रुबेला, जो कि पोलियो से भी ज़्यादा डेडली डिजीजेस है, वो भी चिल्ड्रन को ही अफेक्ट करते हैं, तो उन पे काम किया जाए। मीजल्स तो एक ऐसा डिजीज़ है जो 1% चिल्ड्रन को अफेक्ट होता ही होता है, बट उसमें डिसेबल नहीं होता। उस चाइल्ड की मौत हो जाती है, यानी अगर वो डिजीज़ हो चाइल्ड को तो वो सीधा मतलब अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो जाता है। तो इतना सीवियर है ये। और वैसा ही है रुबेला, जिसमें डिफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। बट रुबेला का क्या है कि वो सिंस चाइल्डहुड टिल रिप्रोडक्टिव एज वो पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से उसको कैटरैक्ट हो, डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स, फिर ये ऐसे डिजीजेस उसको हो जाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट का एक एम था कि 2020 तक उसका पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव वो हो जाए, जैसे पोलियो की तरह अगेंस्ट मीजल्स एंड रुबेला। बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल अभी वो एम एक्सटेंड किया गया है, बट सिंस इट इज़ वेरी सीवियर। एंड थ्रू दिस आई वांट टू टेल कि हमारे इसमें बहुत सारे रूरल एरियाज से हम मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो मदर है, लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह, तो वो जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा उनको वैक्सीन अपने बच्चों को दे देती है। अगर कभी मतलब डॉक्टर को भी मतलब उनको मोस्टली पता नहीं होता कि क्या वैक्सीन देना चाहिए या फिर वैक्सीनेशन भी देना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत वैक्सीनेशंस होते हैं आफ्टर द बर्थ इमीडिएटली। तो वो है। ऐसा इंसिडेंस मेरे एक नोटिस में है, जिसमें डॉक्टर जो है वो जो कि प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीनेशंस है फॉर द चिल्ड्रन, तो वो टिक करते जाते हैं। मतलब जो ये वैक्सीन दी, ये वैक्सीन दी, ये वैक्सीन दी, उस पर वो जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें वो टिक करते हैं। और ऐसा एक इंसिडेंट था कि जिसमें डॉक्टर ने वैसे ही टिक कर दी कि ये वैक्सीन दी, ये वैक्सीन दी, ये वैक्सीन दी। फॉर्चुनेटली जो वो लेडी थी वो मतलब थोड़ी अवेयर थी एंड इंटेलिजेंट भी थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिनको मिनिमम सीखना और पढ़ना आता है वो देखते हैं कि यहाँ पे 5 वैक्सीन पे टिक किया है, बट मेरे बच्चे को तो 4 ही डोज दिए हैं। तो देन शी आस्क्ड द डॉक्टर कि ये ऐसा क्यों, तो ये आपने ऐसे क्यों किया, मतलब 5 बोली थी तो ये नहीं थी। तो फिर जब ये लेडी को नोटिस होता है तो फिर डॉक्टर बोलता है कि
कि ये वैक्सीन हमारे यहाँ पे नहीं है तो हमने दी नहीं है। देन द लेडी गॉट वेट कि मतलब ये फिर आपने क्यों टिक की, अगर आपके पास नहीं है हॉस्पिटल में वो वैक्सीन अवेलेबल देन यू शुड हैव टोल्ड मी एंड कि हम दूसरे हॉस्पिटल से ये वैक्सीन ले। लेकिन वैक्सीनेशन का डोज मिस करना, यानी वो वैक्सीन दी है करके ना देना और वो बच्चों का वैक्सीन मिस होना, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। सो एज एन अवेयर सिटीजन हमें सिर्फ डॉक्टर पे रिलाई नहीं होना चाहिए। रूरल एरियाज में तो ये कंडीशन बहुत वर्स्ट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं रूरल में चिल्ड्रन की डेथ बहुत होती है, माल न्यूट्रिशन बहुत होता है, और ऐसा ही इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम रन होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन गैस क्या होता है। अभी 3 प्रकार के हाइड्रोजन गैस होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे। ग्रीन हाइड्रोजन गैस वो होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं करता और इसलिए हम उसको ग्रीन बोलते हैं। ग्रे हाइड्रोजन गैस वो होता है कि जो फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं वो कहाँ से आता है उसको एनर्जी, तो वो है जो फॉसिल फ्यूल और कोल वाला मटेरियल है उससे आता है। और जो ब्लू है वो आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बट विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिड्यूस हो। तो ये 3 टर्म्स है ग्रीन, ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन के लिए। और हमारी सरकार अभी प्रमोट करती है ग्रीन हाइड्रोजन गैस एज अ क्लीनर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और अंडर नाइट्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 हमारा टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी इस ग्रीन हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस करे, जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टेबल गैस। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है आकृति प्रोग्राम बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आकृति प्रोग्राम क्या है, तो वो है एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसके तहत अराउंड द न्यूक्लियर प्लांट, जैसे तारापुर है और दूसरा है जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट है अभी वो है कोंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो वहाँ पे जो भी उसके अराउंड जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये आकृति प्रोग्राम है, यानी स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, उनका स्किलिंग भी होगा, उनको नई नई चीज़ें भी दिखाई जाएंगी और उनको टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप उनको प्रमोट और उनको एजुकेट भी किया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम रन किया गया है। तो गाइज आज के लिए ये थी हमारी वीक की पूरी करंट अफेयर्स। मतलब मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं जो कि डिस्कस करने चाहिए। और ये जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो दोनों पेपर से लिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज द हिंदू से लिए हैं मैंने। और ऐसे ही मैं हर सैटरडे को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि वीक में होते हैं उन पे मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। और होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। कुछ इम्प्रोवाइजेशन मेरा, अभी मैं न्यू हूँ तो बहुत सारा बाकी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट मोर डू यू नीड, व्हाट इन डेप्थ अगर आपको चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होते हैं तो इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, एंड स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। इफ यू लाइक, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और हमेशा अभी जो ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन है, हमेशा हमको अवेयर रहना चाहिए एंड वी शुड नॉट बी अ डम सिटीजन्स बट वी शुड बी एक्टिव, प्रोएक्टिव and self-governing citizens of our country. So with this initiative, I've launched the series of current affairs and thanks for watching. Stay safe.